हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर 3 का अति लघुत्तरीय प्रश्न और चैप्टर 3 का जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, जो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं के अनुरूप आंसर लिखें इसमें। तो देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी होती थी। ये जो व्यवस्था थी एक तरह की मजदूरी थी, इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता था, परंतु मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होता था। इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं, मालिक जो बोल दे वही काम मजदूर को करना होता था, क्योंकि इसमें मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होता था। आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर बाओदाई कौन था? तो बाओदाई अमेरिका के सहयोग से थोड़े समय के लिए अन्नाम का शासक रहा, परंतु बहुत ही जल्द 25 अगस्त 1945 को इसे अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी बाओदाई जो था ये कुछ समय के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए अन्नाम का शासक रहा, फिर इसे अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद में हिंद चीन का अर्थ क्या है? यानी हिंद चीन का अर्थ क्या है? इसे हिंद चीन का नाम हिंद चीन ही क्यों पड़ा? तो हिंद चीन का अभिप्राय तत्कालीन समय में 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए वैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से हैं जिसमें आज के लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं। यानी कि हिंद चीन जो है इसका टोटल एरिया जो है वो 2.80 लाख है, और इसमें आज के समय में जो देश लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के नाम से जाने जाते हैं उसी को हिंद चीन कहते हैं। उसका बाद इस देशों के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान एवं कुछ क्षेत्रों पर चीन के संस्कृति के प्रभाव के कारण इसका नाम हिंद चीन पड़ा। यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के कुछ भागों पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव है, तो कुछ भागों पर चाइना की संस्कृति का प्रभाव है, इसीलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जेनेवा समझौता जो हुआ यह कब हुआ था और किन देशों के बीच हुआ था? यहाँ समझते समझौता का अर्थ क्या होता है। समझौता का अर्थ होता है यानी कि कोई अगर मान लेंगे कोई दो लड़का आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो जो आकर दोनों को समझाए और उस झगड़े को शांत करें, तो उसी को समझौता कहते हैं। तो जेनेवा समझौता जेनेवा में हुआ था, और यह मई 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिका जो था वो फ्रांस का समर्थन और रूस वियतनाम का समर्थन कर रहा था। फिर आगे हुआ आंदोलन की चर्चा करें। यानी हुआ आंदोलन क्या था, इसमें क्या हुआ था, उसी की चर्चा करना है। तो हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे सन 1939 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 बोलिएगा। तो इसका जो नेता था वह हुइन फूसो था। इसमें थोड़ा सा चाइनीज नाम आपको अधिक देखने को मिलेगा, तो इसको हो सकता है इसको याद रखने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा। तो इसका नेता जो था वो हुइन फूसो था। यह उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। आत्मदाह का अर्थ होता है कि अगर इसके बात को नहीं माना जा रहा है तो यह खुद को जला लेंगे, इसी को बोलते हैं आत्मदाह। तो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ तक समाप्त हुआ, जो कि कुल 5 था, हमने 5 देख लिया। आप लोग इसको घर में लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको याद करने में अधिक कठिनाई ना हो। उसका अब है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन एरिया में फ्रांसीसी जो आया वो अपना विस्तार कैसे किया, उसी को बताना है। तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुँच गए। सन 1947 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। यानी कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी, यानी पादरी जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं उससे कहते हैं, यह हिंद चीन पहुँचे, और 1747 ईस्वी से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। यानी अन्नाम को बहुत अधिक अच्छे तरीके से जानने लगा, क्योंकि उसे यहाँ पे कब्जा कर रहा था, इसीलिए वो इसमें बहुत अधिक रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि करने का मौका मिला। यानी कि 1787 में फ्रांसीसी ने कोचिन चीन के जो शासक थे उसके साथ संधि किया, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। यानी कि अभी तक फ्रांस यहाँ पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया था, और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। 19वीं शताब्दी तक अन्नाम और कोचिन चीन में फ्रांसीसियों के विरुद्ध आंदोलन भी किए जा रहे थे। फिर भी 1862
पर 1862 में अन्नम को सैन्य बल पर संधि करने के लिए बाध्य किया। यानी कि 1862 ईस्वी में अन्नम को संधि करने के लिए, यानी फ्रांसीसी के साथ संधि करने के लिए बाध्य किया गया, बल मतलब कि शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर। उसके बाद उसके अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया, यानी उसके अगले ही वर्ष कंबोडिया पर भी अधिकार कर लिया। और 1783 में तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ, यानी कि 1783 में तोंकिन में भी अब फ्रांसीसी सेना का आगमन हो गया था और अब उस पर भी कब्जा करने वाला है। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस की अधीनता में आ गया, यानी कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो पूरा हिंद चीन एरिया था वो फ्रांस के शासन में आ गया, यानी उसका मालिक अब फ्रांस बन चुका था। तो नेक्स्ट रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, यानी कि रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या है इसका वर्णन करना। तो पहले देख लेते हैं रासायनिक हथियार। तो napalm एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। napalm जो था एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। यानी कि रासायनिक हथियार napalm जो था एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता था जो कि मानव के त्वचा से चिपक जाता था और जलते रहता था। और अमेरिका द्वारा वियतनाम के युद्ध में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि वियतनाम और अमेरिका युद्ध में अमेरिका को जीतना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उसका था एजेंट ऑरेंज। अब एजेंट ऑरेंज को समझ लेते हैं। यह एक तरह का जहर था। एजेंट ऑरेंज जो था एक तरह का जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। वियतनाम में बहुत अधिक जंगल था और उन जंगलों को ख़त्म करने के लिए ना अमेरिका एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया, क्योंकि इससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा, यानी कि एजेंट ऑरेंज को ऑरेंज पट्टियों में रखा जाता था, इसीलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। अमेरिका ने इस जहर का प्रयोग खेतों में तो किया ही, लेकिन जंगलों में और आबादी दोनों पर किया। उस जहर का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। यानी अमेरिका ने जो जहर 100 साल पहले वियतनाम पर गया था, उसका असर आज भी देखने को मिलता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। यानी अभी भी जो वहाँ बच्चा पैदा लेता है तो बहुत अधिक विकलांग लेता है, तो यह उसी जहर का असर है जिसको अमेरिका ने वियतनाम पर गिराया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों ने हो ची मिन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगला प्रश्न वही है, हो ची मिन के विषय में अच्छा संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन कौन थे, वो क्या करते थे, उसके विषय में संक्षिप्त में लिखना है। तो हो ची मिन जिसे न्यूगन आई कोक के नाम से भी जाना जाता है, हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक भी था। यह एक वियतनामी छात्र था। यह एक स्टूडेंट हुआ करता था वियतनाम का, जिसने 1917 ईस्वी में पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो ची मिन ने 1917 में जब यह फ्रांस पढ़ने गया था तो वहाँ ही उन्होंने साम्यवादी का अपना एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चला गया, यानी कि बाद में यह रूस की राजधानी मॉस्को चला गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साम्यवाद से बहुत अधिक प्रेरित होकर इन्होंने अपना एक साम्यवादी दल बनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ली। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण भी देने लगा ताकि युद्ध के समय में भी काम आए। अंततः 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग, यह जो है यह वियतनामी नाम है, वियतनाम कांग सान देंग, इसका हिंदी अर्थ होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो यही था हो ची मिन का परिचय। फिर आगे हो ची मिन के नाम से एक मार्ग बना जिसका नाम है हो ची मिन मार्ग। अब यह क्या है इसको भी बताना है। तो हो ची मिन मार्ग एक भूल-भुलैया मार्ग था। हो ची मिन मार्ग वियतनाम युद्ध में हो ची मिन द्वारा प्रयोग किया गया एक पहाड़ी रास्ता था जो हनोई से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसे साधारण बम से नष्ट नहीं किया जा सकता था। यानी हो ची मिन मार्ग एक बहुत अधिक मजबूत मार्ग था और इस मार्ग का नाम हो ची मिन के कारण हो ची मिन मार्ग पड़ा।
और इस मार्ग का उपयोग वियतनाम युद्ध में हो ची मिन्ह द्वारा प्रयोग किया गया था। और यह जो रास्ता था एक पहाड़ी रास्ता था जो हनोई से होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता था और इसे साधारण बम से नष्ट नहीं किया जा सकता था, यानी कि यह एक बहुत मजबूत रास्ता था। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में और आगे लिखा गया है तथा इसे अंदर और बाहर जाने के लिए अनेकों रास्ते थे। इनके मान लीजिए यह एक मुख्य मार्ग हुआ हो ची मिन्ह मार्ग और इससे बहुत रास्ता निकला होता था अंदर बाहर जाने के लिए, तो इसीलिए इसे भूल भुलैया मार्ग कहते हैं। इसमें आप किधर से भी घुस सकते हैं, किधर भी निकल सकते हैं और इससे अनेक रास्ता ये सब देख सकते हैं, सब रास्ता अनेक रास्ता निकला था। इसका प्रयोग सैनिकों के लिए भोजन, हथियार तथा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था, क्योंकि युद्ध के समय में बहुत अधिक सैनिक घायल होते थे, उसे भोजन देना होता था, हथियार देना होता था, तो उन सभी के लिए ही इस मार्ग का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अब अमेरिका जो है वह हिंद चीन में कैसे घुसा उसका वर्णन करना है, क्योंकि यहाँ तो पहले फ्रांस आया था। अमेरिका हिंद चीन में एक कूटनीतिक चाल के तहत प्रवेश किया। अमेरिका जो भी करता है वो एक पूरा प्लानिंग के साथ करता है। मई 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। जब 1954 में जेनेवा समझौता हुआ तो उसी समय वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित हो ची मिन्ह के नेतृत्व में सरकार बनाई गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित अमेरिका के समर्थन में सरकार बनाई गई। यहीं से अमेरिकी सेना का हिंद चीन में आना सुगम हो गया। यानी कि जब हनोई समझौता हुआ तो उस समय वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में अलग सरकार था, दक्षिणी वियतनाम में अलग सरकार था। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का सरकार था, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित बाओ दाई का सरकार था। जब अमेरिका का सरकार बना तो यहाँ से ही अमेरिकी सैनिक का हिंद चीन में आना सुगम हो गया और यहाँ से धीरे धीरे अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो आप लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी को कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।